Hello, welcome back in CSAT Foundation Batch 2027. As I promised in the last class or last week of previous session, जब अपन 2026 के प्री के लिए बहुत शानदार तैयारी कर रहे थे कि 2027 के लिए फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तो आ चुका हूँ मैं इस पर्टिकुलर सेशन में, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ तक कंजिक्यूटिव लेक्चर्स आपको मिलेंगे हर वीक में 3। मैं बहुत ही शानदार पैटर्न पे पढ़ाने वाला हूँ, और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, फिर से वैसा परफॉर्म करना चाहते हैं जैसे मेरे बच्चों ने 2026 में किया है, तो जुड़ जाइए मुझसे। साथ मिलकर कुछ तो बहुत शानदार करेंगे जो आपको आपके रिजल्ट के बहुत करीब पहुंचा देगा। लास्ट टाइम आपको पता होगा, मैंने आपसे बोला था कि बिना मैथमेटिक्स के क्या CSAT क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इस बार एक फैक्ट लेके आया हूँ जो आपको 100% प्रूव कर देगा यस इट इज़ पॉसिबल। बट उसके पहले कि मैं कुछ और बताऊँ, आप अभी के अभी चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो एक्सटेंड करेंगे दूसरों तक इसको, राइट। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2026 का जो प्री हुआ था उसमें एक्चुअल में मैथ्स रीजनिंग, अगर सेपरेट करूँ मैं मैथ रीजनिंग और कंप्रीहेंशन लिख देता हूँ मैं, तो मैथ्स के अकेले 40 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के 17 क्वेश्चन थे और कॉम्प्रीहेंशन के 23 क्वेश्चन थे। लेकिन इस 40 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो समहाउ कनेक्टेड किससे थे, रीजनिंग। मतलब बहुत ही प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, बड़ा सिंपल पैटर्न थे। तो अगर आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लिया तो इस 17 में से 15 तो रोक ही नहीं सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपकी मैथ्स में बहुत थोड़ी पकड़ है, आपने 6th क्लास तक 7th क्लास तक भी मैथमेटिक्स पढ़ा है और वो तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, फिर से आपको ये जो 16 क्वेश्चन है वो करने से कोई नहीं रोक सकता। कितने हो गए? 31। आपको क्वालिफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए? 130। आई मीन अगर आप 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं बहुत शानदार तरीके से, अगर आप करेक्ट कर लेते हो, हाँ, तो ये 31 तो आप कर पा रहे हो। अब चूंकि आपको क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम कितने चाहिए? 33% आउट ऑफ 200। अगर 66 लेके आ जाते हो तो आप क्वालिफाई। हम यहाँ तक तो वैसे ही रीच बना रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या इस 23 में से आप 5 क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं अटेम्प्ट कर सकते? यस, कर सकते। एक बड़ा मार्जिन लेके चल रहा हूँ मैं, मैथ में 40 में से 16, रीजनिंग में 17 में से 15, और इसमें तो सिर्फ 5 ही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े सारे बच्चों को दिक्कत रहती है लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, परेशानी तो होती है। बट जो पेपर का पैटर्न रहा है, उस पैटर्न से आज से शुरू करने वाला हूँ ये बैच में। एवरी वीक 3 लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ इसी पैटर्न पे। पहले मैं क्या करने वाला हूँ ये सुनो। इस बार बहुत शानदार तरीके से बहुत बेहतर पैटर्न बना के लाया हूँ मैं। आपको 2026 से शुरू करके बैकवर्ड चलेंगे 2015 तक, जितने भी पेपर्स हुए सबको, और सबको 5-5 लेक्चर्स के 5-5 क्वेश्चंस के पैटर्न में डिवाइड कर दूंगा। लेकिन जिस दिन बेसिक रीजनिंग की बात करेंगे, उस दिन जिस दिन मैं आरसी पढ़ा रहा हूँ उस दिन एक ही आरसी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उस आरसी को इस पैटर्न से एक्सप्लेन करूँगा मैं, कि आपके सामने अगले बार अगर आप पेपर देने बैठो या कोई आरसी आ जाए तो आपको लगे कि हाँ यार, ये तो बहुत बहुत शानदार, बहुत ईजी चीज़ है, मैं तो कर ही लूँगा इसको। कोशिश मेरी ऐसी रहेगी एक्सप्लेनेशन का। साथ में मैं डिस्कस करूँगा वो आरसी किस लॉजिकल रीजनिंग के किस टॉपिक को टच करता है, जिसको भी टच करता है वो उसको करेक्ट है। तो फाइनली आप ये देख लो, अगर इन दोनों को मैच कर दूँ तो आपके पास 40 क्वेश्चन थे और यहाँ 40 क्वेश्चन थे। इस 40 क्वेश्चन में अगर आप 15 + 5 20 भी अटैम्प्ट कर लेते हो, 24-25 कर लेते, तब तो दुनिया ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। और यहाँ पर तो मैथ्स में ये 16 क्वेश्चन तो मैंने ऐसा बोला ही आपको, मैंने बताया है कि अगर आपने 5वीं 6वीं 7वीं तक भी मैथ्स अच्छे से कर पा रहे होंगे या कर लोगे तो ये 16 तो आप कर ही लोगे। करेक्ट है। इसी पैटर्न पे अपन पढ़ाई करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। जोड़ते रहिए, और अगर पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा शेयर और सब्सक्रिप्शन पे भी ध्यान लगा। मज़ा आता है मुझे भी काम करने में। और देखते हैं आज का पैसेज 2026 में पूछा गया वो पैसेज जो करंट अफेयर को कनेक्ट करती है। सबसे पहले देखो, अगर आप इसको देखोगे, ये जो नाम है कलाग्राम, इस नाम से ही ये पता चलता है कि कुछ आर्टिस्टिक चीज़ के बारे में बात की जाएगी। ग्राम का मतलब नॉर्मली अपन यहाँ पर गांव से ले रहे हैं, और जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट 4 लेटर है, आपको पता है कि वो आर्ट्स को डिनोट करता है। तो ऐसी किस चीज़ की बात की जाएगी इस टॉपिक के अंदर जिसका नाम ही ऐसा रखा गया? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ डिफरेंट क्या है, देखिए रीड करते हैं। द कल्चरल विलेज, दे दिया ना क्लियर, एक कल्चरल विलेज सेटअप बनाया गया एट द महाकुंभ मेला
जो अभी रिसेंट पास्ट में, मतलब जो लेटेस्ट वाला महाकुंभ मेला हुआ था उसमें, अनफोल्डेड एज अ मोज़ैक ऑफ इंडियाज डाइवर्स रीजन। मोज़ैक का बेसिक मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है छोटी छोटी आर्टिस्टिक चीज़ों को यूज़ करके कुछ ब्यूटीफुल बना लेना। वैसे मोज़ैक ऑफ इंडियाज डाइवर्स रीजन मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो चीज़ें थी खूबसूरत, उसको एक जगह पर ला दिया गया है। कहाँ? ये कलाग्राम में। ईच रिप्रेजेंटेड बाय 7 मेटिकुलसली क्राफ्टेड। सुनो, यहाँ पर मेटिकुलसली वर्ड जो यूज़ किया गया आपको पता है, बहुत ही शानदार केयर, खूबसूरती से किसी भी चीज़ का केयर करने वाली जो कंडीशन होती है वो। रिप्रेजेंटेड बाय 7 मेटिकुलसली क्राफ्टेड संस्कृति अंग। कितने थे? 7 थे। 7 बनाए गए थे क्या? संस्कृति आंगन्स। बेसिकली उस जगह को बोला गया जो उस गांव के अंदर कलाग्राम के अंदर जो बनाया गया था वो। स्टेपिंग थ्रू द ग्रैंड पोर्टल was like entry another world। मतलब आप सिंपल सा बोलो, एक्सप्लेनेशन का मतलब कि इतना खूबसूरत बना दिया गया था कि जब आप एंटर करते हो उसमें, पोर्टल का बेसिक मतलब यही होता है किसी भी वेबसाइट में एंटर करना, तो जब आप एंटर करते हो तो ऐसा लगता है ओहो दूसरी दुनिया में पहुंच गए। ऐसी खूबसूरत चीज़ें कहाँ बनाया गया? महाकुंभ मेला में। क्या बनाया गया? कलाग्राम। क्या था? इंडिया के बहुत सारी डाइवर्स चीज़ों को एक जगह पिरो दिया गया, राइट। These thematic zones inspired by iconic temples। अच्छा, बहुत सारे आइकॉनिक टेम्पल्स थे, लाइक दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, हेलो, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, अगर आना हो तो 10-15 मिनट में आ जाओ। मैं करूँगा ये 5 बजे तक। अच्छा, तो उसके बाद आ जाना। ठीक, 6 बजे तक कर लूँगा, आओ तो सही। हाँ, तो हम कहाँ थे? लाइक द दक्षिण, अब ये टेम्पल्स के एग्जांपल दे दिए। द ब्रह्मा मंदिर व ट्रेजर ट्रॉप्स ऑफ रीजनल आर्टिस्ट्री। अच्छा सुनो, एक जो वर्ड है ना ट्रेजर, आपको ये तो बेसिकली पता होता है, वैसे चीज़ जहाँ पे जमा की जाती है। ट्रेजर ट्रॉप्स ऑफ रीजनल आर्टिस्ट्री, जितने भी रीजन्स है उनके जो जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं उसको एक जगह जमा कर देना, बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल्स पट्टाचित्र पेंटिंग, असम्स बैम्बू क्राफ्ट, Tamil Tanjavur paintings and Madhya Pradesh tribal sculpture all were showcased in these living gallery, where 230 master artisans breathed life into them using age-old techniques। मतलब एंशिएंट टेक्निक्स जिसमें वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसको पुट किया। देयर हैंड्स शेपिंग इंडियाज एंशिएंट हिस्ट्री इनटू क्रिएशंस टू बीहोल्ड। सो एक तो जिस चीज़ की बात की जा रही है वो बहुत खूबसूरत है, और दूसरा इस पैसेज को जो ऑथर ने लिखा है वो मतलब बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। बट क्या फाइनल ऑथर के मैसेज को समझ पा रहे हैं? ऑथर ने ये बोला कि महाकुंभ मेला में एक कलाग्राम बनाया गया जिसकी में इंडिया के डाइवर्स ब्यूटीफाइंग चीज़ों को एक जगह लाने की कोशिश की गई। कितने अंगन्स के थ्रू? यहाँ पर मेंशन किया गया है 7 संस्कृति अंगन थे, जिसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट की कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को जो रीजनल आर्टिस्ट थे, जो लोग थे, वो वहाँ पर आके, और ओल्ड एज टेक्निक्स थे जिन पैटर्न से पुराने ज़माने में बनाया जाता था वो बनाया गया, और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये एक जो वहाँ पर तीर्थ यात्री वगैरह आए होंगे, जो लोग आए होंगे वहाँ पे घूमने और चीज़ों को देखने, उनको इंडिया के बहुत ही डाइवर्सिटीज़ का एक जगह पे बड़ा आइडिया लगा होगा। दिस इज़ रिलेटेड टू दैट वन। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर वैलिड। अब आपसे हमसे पूछ रहा है कि कंक्लूजन कौन सा वैलिड है, बट एक्चुअल में जो वर्ड कंक्लूजन है इसका मतलब होता क्या है, पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ, राइट? यस, व्हाट इज कंक्लूजन? अ कंक्लूजन इज एन आइडिया that logically follows from the information given in the statement.
मतलब स्टेटमेंट में जिस चीज़ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई हो, आपको ऐसा नहीं है कि अनफोल्डेड डेटा है जो आप कहीं से अज्यूम कर ले रहे हो, दैट इज अजम्पशन। अजम्पशन इज नॉट द बेसिक फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन का बेसिक मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई हो आपको इन्फर करना है, राइट। जैसे एग्जाम्पल में ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, रवि इज अ डॉक्टर, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि रवि भी एजुकेटेड है, क्योंकि रवि डॉक्टर है और डॉक्टर है तो एजुकेटेड है। इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो फैक्ट है, ये गिवन है, इसमें हमें अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही बात? तो पहले आते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा है। 7 संस्कृति आंगन्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया had been showcased in Kalagram. They said something which is already given. तो कंक्लूड तो कर ही सकते हैं अपन। नेक्स्ट, रीजनल आर्टिस्ट्री was recognized via the inspiration drawn from iconic temples. See, it's not about recognition of regional artistry. हाँ, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टेम्पल्स के बारे में का यूज किया गया। यहाँ पर लिखा है द इंस्पिरेशन ड्रॉन फ्रॉम आइकॉनिक, अलग अलग जो टेम्पल्स थे, अलग अलग जगहों के, अलग अलग स्टेट के, उसको ड्रॉन किया गया। बट उस पर्टिकुलर रीजनल आर्टिस्टिक के रिकग्निशन की बात है, इसमें डायरेक्टली नहीं की गई है। और अगर डायरेक्ट नहीं की गई है तो हम उसको कंक्लूड नहीं करेंगे। अजम्पशन तो बिल्कुल भी नहीं लगाना कि नहीं अच्छा ये वर्ड तो यूज़ कर दिया गया है रीजनल आर्टिस्ट्री, इसका मतलब उनको रिकग्निशन तो दिया ही गया होगा। नो। नेक्स्ट, India's ancient history had been crafted by the contemporary craftsmen of 230 artisans into creation to be holded. क्या ये बात कही गई है? क्या ये नंबर्स, इसके बारे में बात उधर की गई है? 100% की गई है। और इसमें तो मेजॉरिटी जो वर्ड्स यहाँ मेंशन है, एग्जैक्टली वर्ड्स भी कंक्लूजन में उस पैसेज में मेंशन किया गया है। तो फिलहाल मेरे नज़रिए से देखो तो फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्ट है, सेकंड मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि वो उसके बारे में 100% श्योरिटी से कह रहा है कि वो रिकॉग्नाइज किए गए, जबकि एक्चुअल में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं बोला गया। हाँ, ये जरूर बोला गया है कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट चीज़ों को वहाँ शामिल किया गया कलाग्राम में। नेक्स्ट, art forms from all regions of India had been showcased in these living gallery. अच्छा सुनो, art forms from all regions of India, क्या सारे ही रीजन को शामिल कर दिए गए? नहीं ना, एग्जैगरेट नहीं करना है ना। नो, तो जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन था उससे जो हम कंक्लूड कर पाए दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन, राइट। ये तो बात रही उस पैसेज को समझ के आंसर देने की। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ अपन उस पर चलते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है? कंक्लूजन को कंसीडर करने का गोल्डन रूल जो आपको आसान बना देगा इस पर्टिकुलर, जब कभी पैसेज में ये लिखा जाता हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट कंक्लूजन, तो आपको करने में यूज ओनली द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। आप एक्स्ट्रा डू नॉट यूज़ पर्सनल नॉलेज, हाँ ये तो मेरा अपना नॉलेज है ऐसा हो सकता है, नो। अजम्पशन नहीं लगाना, इमोशंस पुट नहीं करना अपना, कॉमन सेंस अनलेस डायरेक्टली इम्प्लाइड, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में लिखा गया है उसको रीड करना है। नहीं तो बड़े सारे बच्चे ज़्यादातर टाइम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात हो रही होती है, बात किसी पैरामीटर्स की हो रही होती है, क्योंकि उनका इमोशन किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने का होता है, वो उसी को करेक्ट करने में लगा रहता है। नो, वी डोंट हैव टू डू दिस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कंक्लूजन। देर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्लूजन जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। डेफिनेट कंक्लूजन जिसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पता हो, और प्रोबेबल कंक्लूजन जो अजम्पशन में आ जाता है। जब कभी आपको लगता हो कि किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में डायरेक्ट नहीं कहा गया, आपको ऐसा लग रहा है मेरा मन तो कर रहा है कि अज्यूम कर लो, आप मान लो गलत हो, तुरंत एलिमिनेट करो उसको। जो 100% श्योरिटी के साथ गिवन है सिर्फ उसी को चेकआउट करने के जो दीज आर सम वर्ड्स, ये आपको हेल्प करेगा। क्या लिखा है? एक्सट्रीम वर्ड्स रूल, बी केयरफुल विद वर्ड्स लाइक ऑल, ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ओनली। ये 5-6 जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये 5 के 5-6 वर्ड्स जिसको एक्सट्रीम वर्ड्स बोला जाता है, जो 100% श्योरिटी देता है। अनटिल अनलेस पैसेज में ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया हो, कंक्लूजन में ये वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आप 100% श्योरिटी पे जाने से पहले इन वर्ड्स को एक बार चेक कर लो। मैं ये नहीं कहता कि 100% अगर ये वर्ड कंक्लूजन में आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, नो, बट यू हैव टू चेक वेदर दीज वर्ड्स आर गिवन इन पैसेज और नॉट। करेक्ट है? नेक्स्ट, कॉमन सीस ट्रैप, ये बताना जरूरी था। क्या लिखा है इसमें? स्टेटमेंट, एवरी सिटीजन शुड ओबे द लॉ, राइट, दिस वन इज राइट। कंक्लूजन, एवरी सिटीजन ओबेज द लॉ।
अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आपसे पहले में क्या लिखा है, हुई। पहले में लिखा है शुड, मतलब सजेशन। यहाँ पे लिखा है शुड का मतलब एडवाइस, नॉट फैक्ट। लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, एवरी सिटीजन ओबेज, मतलब सारे फॉलो करते हैं। क्या ये करेक्ट है? नो। हमसे बोला कि सबको फॉलो करना चाहिए, और अगर सारे लॉ फॉलो कर दे तो तुम समझ रहे क्या हो जाएगा, दुनिया ही बदल जाएगी, हमारी खुद की दुनिया बदल जाएगी। हम पता नहीं ये जो रशिया और यूएस और पता नहीं किस किस कंट्री को कह रहे थे हमसे आगे कहाँ छोड़ देंगे पीछे, पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? दिस इज सजेशन, दैट्स वाई। इज देयर एनीथिंग एल्स इन द पैसेज? दिस इज द वेरी लास्ट 30 seconds एग्जाम स्ट्रेटजी। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, इग्नोर आउटसाइड नॉलेज, जो मैंने पहले ही बोला है। वॉच फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, इनका ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में है तो ही यूज करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी, अगर सर्टेनिटी पता हो तो कंक्लूड करिएगा, पॉसिबिलिटी में जाना हो अजम्पशन हो जाता नहीं करिएगा। सो ये था पैटर्न आज का, और इसी पैटर्न को मैं आगे भी लाने वाला हूँ। इसीलिए 2026 के अंदर भी जितने भी पैसेजेस दिए गए हैं उन सारे पैसेजेस को मैं आपको इसी पैटर्न पे कराऊंगा। हर पैसेज लॉजिकल रीजनिंग के एक नए चैप्टर को डिफाइन करती है, और उसी के साथ मैं आपके लिए डिफाइन करूँगा उस टॉपिक को, ताकि आपको न केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा पाए, आगे भी इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए आप 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व आउट कर लो। डन? लगाना बेहतरीन, ऐसा ही पढ़ते रहेंगे अपन, और नेक्स्ट सेशन को ऐसा खतरनाक बनाएंगे ताकि एकदम मज़ा ही आ जाए। बस उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि ये वीडियो अगर देखने के बाद आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।